बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बसात और मैं हूं शकील रामे। नाजरीन, वैसे तो हम बसात में डिफरेंट तरह के मौज़ूओं को हम डिस्कस करते हैं, जैसा कि हम कभी बात करते हैं सियासत पे, तो कभी हम मईशत पे बात करते हैं, कभी हम सिक्योरिटी पे बात करते हैं, तो कभी आलमी हालात पे बात करते हैं, कभी देखते हैं कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए। मगर आज है ईद स्पेशल, तो आज हम इसमें से किसी भी इशू पे बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे अब सियासत पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मगर एक सियासतदान से कि उन्होंने अपनी सियासत का सफ़र कैसे शुरू किया, वो अपनी सियासत को कैसे देखती हैं, जिस पार्टी में हैं उन पार्टी के साथ उनके एफिलिएशन की क्या कहानी है। फिर दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे उनके साथ उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है कि वो कन्वर्ट हुई हैं ईसाईयत से मुसलमान हुई हैं। तो इसका भी हम उनसे पूछेंगे, पहले 10 साल तक तो आप MNA रहीं, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा, हम देखते रहे कि आप थीं, तो ये एकदम आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई कि आपने इसको भी आप कन्वर्जन हुई। इन 2 सवालों के साथ आज के हमारे मेहमान हैं मिस रमीना खुर्शीद आलम। आप MNA हैं, इसके अलावा आप प्राइम मिनिस्टर की कोऑर्डिनेटर हैं बराए क्लाइमेट चेंज और माहौलियात। तो आप बड़े देर से इस सेक्टर में काम कर रही हैं, स्पेशली क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इश्यूज़ पे। मगर आज ये सारे इशू हम साइड पे रखते हैं, आज हम बात करेंगे उनकी लाइफ हिस्ट्री पे, उनकी स्ट्रगल पे। वेलकम टू शो मैम। थैंक यू सो मच। अच्छा, रहीम सबसे पहले जो मैं आपसे बात जानना चाहूँगा, मैं जब आप देखता हूँ कि आपका फैमिली से बैकग्राउंड देखता हूँ या सेटअप देखता हूँ, उसमें सियासत में कोई नहीं है, आप भी एक माशाल्लाह अच्छा खासा काम चला रही थी, तो यकदम आपको क्या सूझा कि आप सियासत में आई? मुझे सूझा नहीं। आपने पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम पे मदऊ किया। दूसरी बात ये है कि जहाँ पर बात आपने की कि मेरा सियासी घराने से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है और मैं क्या सूझी नहीं, शायद ये मेरी डेस्टिनी थी, अल्लाह को मंजूर था। और उसमें मैं ये कहूँगी कि मैं गुजरांवाला से मेरा ताल्लुक़ है और तब उस टाइम पे मैंने जो पॉलिटिकली ज्वाइन किया, बट इट वाज नॉट दैट इन डेप्थ, बट प्रॉपर्ली जो ज्वाइन किया वो 2005 to 6 में किया। अच्छा। उसके बाद वहाँ पे जो हमारी लोकल लीडरशिप थी, जिसमें हमारी MPA शाजिया फरीद साहिबा थी, उन्होंने वो भी मुझे जानती थी, उन्होंने भी परसू किया। फिर उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी चीज़ जो मेरी लीडरशिप की है मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा की, कि वो हमेशा सर्वेज़ वगैरह जो है वो ज़रूर करवाते हैं, चेक करते हैं। अच्छा। फिर उसमें जब मुझे देखा गया, मुझसे कहा गया कि मैं ज्वाइन करूँ, तो आफ्टर लिटिल वाइल, क्योंकि मुझे लगता था कि सियासत एक ऐसी चीज़ है जो शायद मैं परफॉर्म नहीं कर सकती, बिकॉज दिस इज समथिंग अ वेरी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये फिर उसके बाद ये है कि मेरी एक बहुत करीबी जो हैं अजीज़ा, उनका नाम साइमा है, उनसे जब मेरी बात हुई तो मैंने उनको कहा, तो मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता मैं कर सकती हूँ। तो मुझे आज भी उनकी बात याद है, उन्होंने कहा नहीं रुबीना, आप कुछ भी कर सकती हैं। सो उसके बाद मुझे पार्टी की तरफ से जनरल सेक्रेटरी का जो है वो ओहदा मिला, वुमेन यूथ विंग का, और फिर उसके बाद गुजरांवाला का। फिर उसके बाद ये सिलसिला जो है 2013 से जो है वो ऑन रहा। दिस इज़ माई 3rd टर्म इन द पार्लियामेंट विद द सेम पार्टी, अल्हम्दुलिल्लाह, PMLN। हाँ, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपने बात की ना, सेम पार्टी। मैं ज़ाती तौर पे भी कुछ चीज़ों को जानता हूँ, मैं आऊँगा PMLN पे भी, वो डिटेल में बात करेंगे आप PMLN में क्यों हैं। मैं ज़्यादा तौर पे भी जानता हूँ कि आपको कुछ पार्टीज़ बड़ी कोशिश करती रही कि आप उनकी पार्टी में चले जाएँ, स्पेशली जब वो पावर में थी और बड़ी पार्टी थी, ज़ाहिर बड़ी पार्टी ही पावर में आती हैं। तो आपने कभी नून लीग को नहीं छोड़ा, PMLN को नहीं छोड़ा, इसकी क्या वजह है? देखिए, वफादारी और ईमानदारी जो है वो एक ज़िम्मेदारी भी होती है, और फिर जिन्होंने आपको एक शनाख्त दी, मैं समझती हूँ कि जब ज़ाहिर है पहले रुमीना को एक गुजरांवाला जानता था, फिर 2013 में जब मैं आई तो मुझे अपनी इस पार्टी की वजह से एक नाम मिला, पहचान मिली, आई बीन नोन ग्लोबली और तारीख़ का हिस्सा भी बनी। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ की ज़िम्मेदारी मुझ पर भी बनती है कि अगर जहाँ से आपको कुछ मिलता है फिर वफादारी उसमें शर्त है। अच्छी बुरी चीज़ें, छोटी मोटी बातें सब जगह होती हैं, बट दिस डजंट मीन कि हम ऐसे फैसले लें। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो आपकी अपना करैक्टर है कि आपका अपना अमल, आप कहती हैं कि लॉयल्टी होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए। आपने नून लीग में ऐसा क्या छोड़ा जो आपको बाइंड करते कि आप इसको ना छोड़ें?
देखिए नून लीग में मैं डेफिनेटली अपनी जो लीडरशिप है मरियम नवाज़ साहिबा जो मुझे लेकर आई, जिन्होंने मुझ पर अपना एतमाद का इजहार किया जब 2013 में मैं आई थी, बल्कि उससे पहले जब मैं जनरल सेक्रेटरी भी बनी, तो उनका जो ट्रस्ट है और हमेशा उन्होंने जब भी मेरी बात की है, उन्होंने कहा है कि मुझे फ़ख्र है कि रुमीना को मैं लेकर आई, तो मुझे उस फ़ख्र को जो है हमेशा कोशिश करना है कि उसको मैं और मजबूत करूं और कहीं पे भी कुछ ऐसा ना हो मुझसे जिससे कहीं पर भी जो है वो गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मुझे लीडरशिप की तरफ से बहुत एतमाद मिला। मैं मेरे लीडर हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ साहिबा ने हमेशा मुझ पर बहुत ट्रस्ट किया, शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ट्रस्ट किया। लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह मरियम साहिबा मुझे लेकर आई और जो पहचान दी और एतमाद किया, वो मैं उसके लिए अपनी तमाम तर लीडरशिप की मशकूर हूँ। और मैं समझती हूँ कि यही बात है। और फिर उसके बाद देखें, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में आज आप देखें कि क्या कुछ नहीं हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ही नहीं, शुरू से जब भी हमारी लीडरशिप ने आई और बड़े से बड़े फैसले लेने का वक्त आया, चाहे आज हमने डिसाइड किया, आज हमने पॉलिटिक्स पे बात नहीं करनी, आज हमने आपके लीडरशिप की बात की ना, तो उसमें मैंने कहा कि आपने कहा क्यों, आज सिर्फ आपसे फोकस करेंगे। जी, आप यानी कि कल्चर क्या देखा आपने इधर लीडरशिप का? आपने देखिए कल्चर, मैंने रिस्पेक्ट देखी, प्यार देखा, मुझे बहुत इज्जत मिली। जब मैं, आपने जैसे शुरू में जिक्र किया कि मेरा ताल्लुक़ पहले जब था एक और कम्युनिटी से था, लेकिन उस टाइम पे भी मैंने कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखी। मैंने हमेशा देखा कि मैंने जब भी कुछ करना चाहा, मुझे मेरी लीडरशिप ने मौका भी दिया और आगे बढ़ने का हौसला भी दिया। और तमाम तर मराहिल में जो है वो हमने सीखा और अपनी लीडरशिप से ही सीखा है। आपने बात की सीखा, आपने बात की सीखा। हम एक जनरली बात सुनते हैं कि सियासत में कोई दोस्त नहीं होता और कोई दुश्मन नहीं होता, सिर्फ मफादात होते हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है। जहाँ तक बात है सियासत और दोस्ती की, अक्सर लोग कहते हैं आपके सियासी दोस्त क्या होते हैं, तो दोस्त होता है और सियासत में दोस्ती जो है, मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि सियासत में दोस्त नहीं होते, सियासत मुफाहमत का नाम है। और मेरी ज़ाती राय के मुताबिक जो सियासत का कि मफादात का, मफाहमत का और मफादात, देखिए हर कोई अपने अपने तर्ज़ तरीके के साथ चलता है। कुछ लोगों के मफादात भी होते हैं, लेकिन मैं तो समझती हूँ कि इंसान जिस चीज़ में भी हो उसको लॉयल रहना चाहिए। लगता है कि जो आपकी ये स्टेटमेंट है, लगता है आपने काफ़ी धोखे खाए हुए हैं लोगों के दोस्ती की शक्ल में। नहीं, ऐसा कतन ये नहीं है कि नून लीग के उसमें खाएं, धोखे हर इंसान को मिलते हैं। और मैं समझती हूँ कि अच्छी बात यह है कि हर जो चोट लगे या हर कहीं, वो कहते हैं ना कि अगर आप गिरते हैं तो फिर आप पूरे अज़्म से उठते हैं। और अल्लाह की ज़ात जो है वो मेहरबान होनी चाहिए। जब आपके साथ आपका रब है तो फिर आपको किसी छोटी मोटी चोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये यकीन रखती हूँ कि अगर कोई आपको गिराता है तो आपका जो रब है वो आपको उससे कहीं गुना उठाता है। आपका ज़र्फ है तो आप उस चीज़ को देखती हैं। अच्छा, बात बढ़ाते हैं। पहले आप MNA रही हैं 2 दफ़ा, फिर आप जब तीसरी टर्म में आप आई हैं, MNA आई हैं, तो आप प्राइम मिनिस्टर की कोऑर्डिनेटर भी होगी। ये कैसा डिफरेंस फील हुआ बीइंग अ वर्कर, MNA, फिर जाके मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे बैठना? देखिए मैं ज़ाती तौर पे फिर यही कहूँगी कि मुझे यही महसूस होता है कि जब आप, जितना बड़ा आपके पास ओहदा होता है, आपको उतनी ही मेहनत करनी होती है और आपको उतना ही झुक जाना चाहिए और झुकना चाहिए भी, और आपको काम भी करना होता है। आप जैसे जानते हैं, जब मुझे 2013 में मौका मिला तो मुझे प्राइम मिनिस्टर की यूथ प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटर बनाया गया फॉर लैपटॉप एंड फ़ी रीइंबर्समेंट। उसमें भी मोहतरमा का ये उनका प्यार था, उनका एतमाद था कि उन्होंने मुझे वो दिया। फिर उसके बाद मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, तब वो उसको हेड कर रही थी, उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी। और फिर उसके बाद नॉट ओनली दैट, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, इंटरनेशनल फोरम्स, देयर वर सेवरल थिंग्स जिनमें मैंने 2013 में बहुत कुछ सीखा, काम किया। उस टाइम पे मैं और मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है, हम लोगों ने SDGs पे बहुत काम किया, हम सब ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। उसके बाद जो 2013 के बाद 2018 का जब टर्म आई, उसमें हम लोग ऑपोजिशन में थे, उसमें ऑपोजिशन में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा। फिर जब PDMA का टाइम आया, उसमें मुझे SAPM एज अ स्टेट मिनिस्टर का जो है फ़राइज़ दिए गए, मैंने उस पर भी काम किया। आई थिंक कि आपको, और अभी एज अ कोऑर्डिनेटर, ये बहुत बड़ी क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी कोशिश की कि COP29 में पाकिस्तान का नाम हमने फ़ख्र से बुलंद किया और लोग मजबूर हुए कहने पे कि पाकिस्तान ने अपने वज़न से बड़ा पंजा मारा। आप उसका
पे भी बात करेंगे हम कि जहां आपने वो क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम पे भी काम किया। जी, तो मैं ये समझती हूँ कि फ़र्क मुझे ये लगता है कि हर दफ़ा पहले से ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो आपके ऊपर एक तो होता है ना कि आपने बस एक ज़िम्मेदारी ले ली और बात ख़त्म हो गई, लेकिन जब आप पे एतमाद इतना हो और ज़िम्मेदारी हो और आप समझते हो कि हमें कुछ करना है अपने लिए भी और अपने रब के आगे भी सुरखरू होना है, तो हर दफ़ा मैं समझती हूँ आपके ऊपर जिम्मेदारी और फर्ज। अच्छा, एक और सवाल है जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि इसका तो मेरा ज़ाती मुशाहदा है। मैंने देखा है कि बाकी पार्टियों के लोग भी आपकी उतनी ही इज़्ज़त करते हैं जितनी PMLN वाले करते हैं। वो आपके साथ इतना ही फ्रैंक हैं, जब मुख्तलिफ मीटिंग्स होती हैं तो आप उनके साथ उतना ही होता है, आपके काज को भी सपोर्ट करते हैं। इसकी क्या वजह है? हालांकि अगर देखा जाए तो पार्टीज़ पोजीशन बहुत डिफरेंट होती है, मगर जो लोग हैं आपके साथ इतना ही कोऑपरेट करते हैं या आपसे मोहब्बत करते हैं, इसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो मेरे रब का एहसान, रब का करम और उसकी ज़ात का फ़ज़ल है। और दूसरी बात यह है कि आई थिंक कि आपको अपना अखलाक जो है वो और इज़्ज़त, ये ऐसी ज़रूर दो चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। जब आप दूसरों की इज़्ज़त करते हैं तो मेरे ख़्याल में डेफ़िनेटली आपको इज़्ज़त रिटर्न में भी मिलती है, आप अगर अपना अखलाक ठीक रखते हैं। क्योंकि देखिए, मैं ये शकील साहब बहुत क्लियरली मेरा एक स्टांस है कि आज आप जिस कुर्सी पे या जिस मुकाम पे बैठे हैं, आज आप हैं, कल शायद आप नहीं होंगे, या आप इससे ऊपर जा सकते हैं, बिल्कुल नीचे हो सकते हैं। और हमने देखा है बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं, बादशाहों के बादशाह जो हैं, वो कभी बादशाह या शहनशाह होते हैं और एक वक्त होता है कि ज़िंदान में होते हैं। लाइक वी हैव सेवरल एग्जाम्पल्स। तो मैं समझती हूँ कि आप रहें हमेशा उसी तरीके के साथ कि जब आप उस जगह पर ना भी हों तो लोग आपको इज़्ज़त दे सकें और आपका एहतराम कर सकें, और यही आपका हासिल है ज़िंदगी का। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। अखलाक बड़ी चीज़ है। अगर अखलाक यानी कि अगर हम देखें कि हर मज़हब का, हर सोसाइटी का, हर आइडियालॉजी में अखलाक की बड़ी अहमियत है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जब आप पहले MNA बनी तो उस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मिनॉरिटीज़ की बेसिस पे प्रोपेगेंडा हो रहा था। आप उस वक्त एक मिनॉरिटी की मिनॉरिटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती थी और MNA थी, तो आपने क्या अपना कैसे रोल प्ले किया ग्लोबल लेवल पे या नेशनल लेवल पे कि आप इस जो कि प्रोपेगेंडा है उसको मिटिगेट कर सकें? बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। देखिए, मैं पहले तो ये था कि मैं उस वक्त भी जब मैं मेंबर कॉमनली असम्बली बनी तो मैं मिनॉरिटी की सीट पे नहीं थी, मैं वुमेन रिज़र्व सीट पे थी। लेकिन मैंने जैसे मैंने पहले कहा कि मेरी लीडरशिप ने हमेशा, मैंने अगर कुछ भी करना चाहा तो मुझे उसको काम करने का मौका दिया की बात है जी। अक्सर तो यही होता है कि मिनॉरिटी की सीट या ऐसा की सीट देके बंदे को लटका दिया जाता है जी। सो उसमें 2013 में जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ये एक प्रोपेगेंडा जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चल रहा था, तो मुझे खुशी है इस बात को और फ़ख्र है शेयर करते हुए कि हमने बहुत काम किया। हमसे मुराद मेरे साथ मेरे जो लोग मेरी पार्टी से और कोलीग्स भी थे, दूसरी पार्टीज़ के कोलीग्स भी जो थे, उन सब ने मिलकर हमने बहुत काम किया। मैं EU, ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको भेजा जाए तो आप जाके कोई बात करें। मैंने खुद जाकर EU में वहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट का जो ग्रुप था, हम उनसे मिले, उनको एक्सप्लेन किया कि हमारे यहाँ पर जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके मसाइल क्या हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि वो अपनी जो इबादत गाहें हैं प्रॉपरली उन पर जाकर वो इबादत भी कर सकते हैं। देयर वर सेवरल थिंग्स जो कि मिस कम्युनिकेटेड थी वहाँ पर, हमने उन पर बात की। और फिर उसके बाद, क्योंकि वहाँ से आपको याद होगा कि हर कुछ अरसे के बाद एक रेजोल्यूशन मूव हो जाता था जिसकी बिना पर बहुत सारी जो है मुश्किलात यहाँ पर जो है वो होती थी। सो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात की। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो राइट्स हैं, फिर उसके बाद सीट्स की बात की, एक मिनॉरिटी कॉकस जो है उसको तश्कील दिया गया। और फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ एक इंडिविजुअल का काम नहीं, हम सब का काम है कि हम मिलकर कैसे काम करते हैं। और फिर सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि उस टाइम पर मेरे जो कोलीग्स थे, जो दूसरी पार्टीज़ के मेजॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले MNAs थे, उन सब ने हमारे इस कॉज को सपोर्ट किया। और नेशनली नहीं बल्कि हमने इंटरनेशनली हर फोरम पर पाकिस्तान जो है उसकी जो प्रॉपर पोजीशन है उसको ना सिर्फ उजागर किया बल्कि लोगों को बताया भी कि हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ एक नहीं है, ये बड़ी डिफरेंट जो हैं वो चीज़ें हैं जिनको मिसकम्युनिकेट किया जाता है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे, आपसे बेहतर कौन जानते हैं और आई एम श्योर बहुत सारे और लोग भी
इस बात को जानते होंगे कि कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस अपने कुछ Think पैसों tank, के मुफादात के लिए मुल्कों का और लोगों का सौदा कर देते हैं, और ऐसे लोगों का जिनको शायद इतना इल्म नहीं होता, नहीं पता होता, और वो छोटी बात को हवा देकर मुश्किलात जो है वो खड़ी करते हैं। उनको सो इसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी काम किया, एजुकेशन के ऊपर काम किया, और जो कॉकस थी उसके थ्रू भी हमने बहुत काम किया। आई एम श्योर आपको याद होगा, आप तो उसका हिस्सा भी रहे हैं। और फिर हमने इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल जो है उनके साथ भी इस पे काम किया। बिल्कुल, आपने ये बड़ी, आपकी बातें बड़ी खूबसूरत जा रही हैं और दिल कर रहा कि और सुने, तो अभी हम फिर थोड़ा सा मजबूरी है, पॉलिटिशियन है तो थोड़ी बहुत ही पॉलिटिक्स पे बात करना ही पड़ जाती है। अच्छा, जब आप कोऑर्डिनेटर बनी उस वक्त आप मिनिस्टर भी थी क्लाइमेट चेंज की, तो आपने कैसे देखा पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज पॉलिसी को, और आपने क्या कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की कि पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज की ये सम्मत होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया शकील साहब इस अहम सवाल के लिए। मैं जब कोऑर्डिनेटर थी तो मैं कोऑर्डिनेटर के तौर पर ही जो है मुझे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो जिम्मेदारी दी, उसमें सबसे पहली जो बात थी वो क्लाइमेट जस्टिस की थी। सबसे पहली बात जो हम लोगों ने देखा, क्योंकि जो अलॉन्ग विद माई होल मिनिस्ट्री की जितनी टीम थी हमारी, हम सब लोगों ने बैठ के उस पर एक जो लायमल जो है वो तैयार किया कि हम पाकिस्तान को ग्लोबली, वी आर नॉट लुकिंग फॉर एड, वी वांटेड टू हैव मोर ट्रेड टुवर्ड्स पाकिस्तान। उसके लिए हम लोगों ने काम किया जी, इन्वेस्टमेंट कि पाकिस्तान कार्बन क्रेडिट की जो गाइडलाइंस हैं, आपको याद होगा कि वो गाइडलाइंस जो हैं उस टाइम पे प्रॉपरली हमने उस पर काम करके उनको बनाया। उसके बाद ना सिर्फ ये बल्कि प्रॉपरली आई एम श्योर आपको याद होगा कि IMF ने, वर्ल्ड बैंक, ADB, इन तमाम तर लोगों ने पाकिस्तान की तमाम तर काविशों को सराहा। और इसके साथ साथ COP29 में ये एक बहुत क्लियर स्टांस जो है हम लोगों ने अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, हम लोगों ने बहुत क्लियर स्टांस जो है वो दुनिया को बताया कि पाकिस्तान जो है वो अपनी जो राय है और अपनी जो बात है उसके ऊपर अटल है। और हम पाकिस्तान ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने साथ जो रीजनल सॉल्यूशंस हैं हम उनकी बात करते हैं। हमने जैसे मैंने कहा जस्टिस की बात कि क्लाइमेट जस्टिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और फिर यही नहीं, हम लोगों ने कोशिश की कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग किया जाए बल्कि तमाम तर लोग मिलकर एक टीम बनकर जो है वो आगे काम कहते हैं कि एक शरारती सा सवाल आया था ज़हन में, जब आप सारा कुछ कर रहे थे COP29 पे या दूसरा मिनिस्ट्री में, तो बहुत से और लोग भी इस पे क्रेडिट ले रहे थे, तो आप क्या कहेंगे इस पे? मैं देखिए, अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ शेयरिंग इज़ केयरिंग और बांटने से बढ़ता है। लेकिन काम जो होता है ना शकील साहब, जिसने किया होता है उसका काम खुद ही बोलता है। और मुझे तो ये यकीन है अपने रब पे कि अगर आप कुछ अच्छा करते हैं, और अच्छी बात है अगर कोई क्रेडिट लेता है तो लेते रहे, लेकिन मुझे मैं आपको बताती चलो, हमने जैसे ग्लोबल शील्ड है उसको लेकर आए, क्लाइमेट वनरेबल फोरम जो है वहाँ पे हमने बात की। फिर उसके बाद ना सिर्फ वो बल्कि GGI, देयर आर सेवरल थिंग्स विच वी वर्कड वेरी मच ऑन दैट। और इंटरनेशनली जितना मजबूती के साथ हमने आवाज़ उठाई वहाँ पर, और अभी तक जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सो आई थिंक के चीज़ें होती हैं। एक बड़ा अहम सवाल है जो शायद कम लोग जानते होंगे, आप चाइना पे बहुत काम कर रही हैं जी। अभी आप चाइना का जो ग्रुप है पार्लियामेंट में उसकी भी हेड है, आप इस रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाना चाहती हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए चाइना के साथ जो फ्रेंडशिप है, ब्रदरहुड है, इसको बहुत वैल्यू किया जाता है। आप इस काम को कैसे लेके जा रही हैं कि हमारा जो लिंकेजेस थोड़ा सा और बढ़ जाए? अभी हम वापस आएंगे दोबारा नाज़रीन, अभी यहाँ लेनी है एक छोटा सा ब्रेक के बाद तो हम इसी सवाल से दोबारा शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। तो नाज़रीन, वक्फे पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मैडम रमीना खुर्शीद आलम जो कि कोऑर्डिनेटर हैं पाक चाइना फ्रेंडशिप ग्रुप की पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान की, तो हम इनसे जानना चाह रहे थे कि ये इतनी अहम ज़िम्मेदारी पे कैसे आई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने या स्पीकर साहब ने इनको ऐसी अहम ज़िम्मेदारी कैसे दी, हालांकि उसी वक्त ये कोऑर्डिनेटर भी थी क्लाइमेट चेंज की। बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपके पास सारी बातें जो हैं वो आपको पता है, तो इसलिए आप एक एक करके निकाल रहे हैं, बट आई एम ग्लैड। नहीं, आपकी स्टोरी अच्छी है, यानी कि आपने एक बिल्कुल अननोन फैमिली से उठ के जो पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं थी, उस पॉलिटिक्स सेटअप से उठ के आपने पॉलिटिक्स में अपना एक नाम बनाया और माशाल्लाह ग्रो भी किया। तो लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि यही तो यंग जनरेशन जानना चाहती है, और जो यंग जनरेशन को जानना भी चाहिए, अगर आप मेहनत करते हैं या कुछ करते हैं तो आप किसी मुकाम पे पहुंच सकते हैं।
थैंक यू। देखिए, जैसे मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ अपनी फिर से एक बार लीडरशिप के लिए, लेकिन ये जो पार्लियामेंट का बिलखुसूस तौर पर जो एलिमेंट है, इस पे मैं जो समझती हूँ कि अयाज सादिक साहब हमारे ऑनरेबल स्पीकर जो हैं, उन्होंने मुझे चाइना का जिस तरह से ये जिम्मेदारी दी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक छोटी जिम्मेदारी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पता है इसमें बड़े बड़े स्टॉलवार्ट चाह रहे थे कि वो इस पे आए। जी, मैं आपको बताती चलूँ कि 2013-18 में मुझे उस टाइम चाइना का बिल्कुल ऑब्वियसली मैं आइडिया तो चीज़ों का तो पता है, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि मुझे इतनी अहम जिम्मेदारी मिलेगी। और मुझे 2-3 दफ़ा अयाज सादिक साहब ने चाइना जो है वहाँ पर भेजा, और वहाँ पर जाकर जो मैंने सीखा वहाँ पर, दैट इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी मच कमांडेबल। और दूसरी बात, जिस तरह हम SDGs की बात करते हैं, वो GDI कहते हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, आपसे बढ़कर उनको कौन जानता है। आपको तो प्रॉपर गुड गवर्नेंस पे आप उस पे लिखते भी हैं उनकी, तो उस पे मैंने बहुत कुछ सीखा। और फिर उसके बाद जब कन्वीनरशिप की बात आई इस टाइम में, तो मैं वंस अगेन आई एम रियली ऑनर्ड, आई हैव अ ग्रेट ऑनर एंड आई एम सो हम्बल कि मेरे जो पार्लियामेंट में अयाज सादिक साहब जो ऑनरेबल स्पीकर हैं, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और ये जिम्मेदारी दी। इसके अंदर जो सबसे बड़ा अहम काम, आपको पता है कि इन दिनों में हम लोग अभी कुछ हफ्ते पहले मैं और ऑनरेबल स्पीकर और हमारे साथ ज़ेब जाफ़र, एक दो और लोग जो हैं, हाफिज़ नुमान साहब, 3-4 लोग जो हैं, हम मिलकर ऑनरेबल स्पीकर की लीडरशिप में हम लोग चाइना गए। और ये पहली दफ़ा हुआ कि वहाँ पर जो उनकी पार्टी जो पार्लियामेंट है उसके जो चेयरमैन हैं, उन्होंने जिस तरह अयाज सादिक साहब को रिसीव किया, और पार्लियामेंट टू पार्लियामेंट जो रिलेशंस हैं उनको हमने कैसे आगे बढ़ाना है, हमने उनको कैसे आगे लेके चलना है, वो इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में पता भी चलेगा। लेकिन उससे बढ़कर मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ कि GDI का और SDGs पार्लियामेंट जो है, हमने उनका एक म्यूचुअल, आपको याद होगा डेफिनेटली कि हमने उस पर साइनिंग सेरेमनी भी की और प्रॉपरली उसके ऊपर काम भी हो रहा है। उसी की मद में हम लोग बलूचिस्तान में बहुत सारे हमने काम किए। शी पावर का एक बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो है, जिसमें 70,000 बच्चियाँ जो हैं पब्लिक स्कूल की, ये पब्लिक स्कूल्स की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने वो मुस्तफ़ीद हुई उस प्रोग्राम से। और फिर उसके बाद तकरीबन 35 से 40 लोग जो हैं वो चाइना गए, वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को, ये तो आपकी काविशों के यानी इसमें काफ़ी बड़ा हाथ है। जी, मुझे याद है कि अब शी पावर प्रोग्राम आया था तो उस वक्त टाइम बहुत कम था, मगर आपने उसको बड़ा अच्छा लीड किया था। अच्छा, अब आप बताते हैं, आपकी ये तो आपका था पॉलिटिकल कैरियर और आपकी एंगेजमेंट्स। एक और एक्सपेक्ट है आपकी लाइफ का जो कि बहुत कम लोगों को पता है, कि आप पहले 10 साल तक, जो कि आपने पहले 2 टर्म थी MNA की, तब तक आप एज ए क्रिश्चियन इस वो पार्टिसिपेट करती रही। हालांकि आपकी सीट तो वुमेन की थी, आपकी ये नहीं थी कि मिनॉरिटी की सीट नहीं थी। आपको किसी ने कभी कुछ नहीं कहा? आपके साथ हमारा भी तल्लक था, हम बहनों भाइयों की तरह हम बात करते थे, सारा कुछ था। मैं जानता हूँ आपको कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, तो ये यकदम क्या चेंज आई? यानी कि जब हम देखते हैं तो पिछले कुछ अर्से यानी कि सालों में, कि आपने ये सोचा कि मुझे इस कन्वर्जन पे जाना है। देखिए शकील साहब, पहले तो मैं डेफिनेटली आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, जहाँ कहीं पे भी मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मेरे रब का मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है। और ये एहसान बचपन से ही है। मैं समझती हूँ कि मैं जब पैदा हुई तब से ही आई फील वेरी स्पेशल, क्योंकि मुझे जिस तरह से पाला गया, जिस तरह से मुझे तरबियत मिली, जो कुछ मैंने सीखा, मैं उन तमाम तर लोगों की और बिलखुसूस अपने रब की मशकूर भी हूँ। उसके बाद लेकिन मैं ये भी ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगी, क्योंकि आपने ख़ुद भी अपनी बातों से बताया, आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ना तो किसी की सिफारिश से, ना किसी के उस तरह से आगे आई हूँ। मेरे रब का एक बहुत बड़ा एहसान रहा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मुझ पे कभी कोई प्रेशर भी नहीं था। मुझे पहले भी, मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि मुझे कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई ऐसी मुश्किल नहीं आई, ना कभी काम करने में। मैंने जहाँ पे भी जो काम करना चाहा, मुझे कॉपरेट मेरे साथ किया गया, मेरे लिए रास्तों को आसान किया गया। रब का करम भी था और है इसमें। मैं इस चीज़ का, जब मरीम नवाज़ ने आपको अपने साथ लेके गई, तब भी वो आपको उस वक्त आप नॉन मुस्लिम यानी कि क्या कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियन ही काम कर रहे थे। सो अभी जब आप बात करते हैं, मैंने ये फ़ैसला जो है वो 2020 में 19 में हो चुका था। 2020 में मैंने इसको अनाउंस जो है वो किया। और मुझे आज भी वो दिन याद है कि वो रमज़ान का महीना था और फ़तह मक्का का वो दिन से मंसूब 15वां रोज़ा था।
ये जो एक ख़ुद के साथ जो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे कोई प्रॉब्लम थी, कोई प्रेशर था, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। आप सक्सेसफुल एक रोल मॉडल थी, यानी कि जिसमें आप ग्रो किया आपने। इसमें एक ये था कि दरूद पाक से सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद आई थिंक इट वाज बीन डेस्टिनेट, कि मेरी ये डेस्टिनी में भी था। और मैं आपको हकीकत बताऊं तो आप कुछ चीज़ें होती हैं कि आपकी समझ से बाहर होती हैं, या शायद मुझे वो समझाना उस तरह से अल्फाज में ना आए, लेकिन ये सिलसिला जब शुरू हुआ होते होते, जब मुझे ये, क्योंकि मेरा जो कुछ लोग मुझे शायद जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं अपने दिल की बात ज़्यादा मानती हूँ और सुनती हूँ। तो मेरे दिल का जो फैसला था वो मेरा भी फैसला था, और मैं किसी को जवाब दे तो थी नहीं। मज़े की बात ये है कि दिल ही असल चीज़ है। अगर हम देखें जिस्म का जो सबसे मजबूत है, अक्लमंद हिस्सा जो दिमाग कहते हैं, जो कि रूह का मस्कन है वो दिल है, वो दिल वो नेचर के करीब होता है। मुझे जब मैंने फैसला लिया, और क्योंकि मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ और ना ही कोई ऐसी बात थी, लेकिन जब मैंने फैसला लिया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको किया। और अच्छा, मुझे आज भी फ़ख्र है। कहाँ से आपको इंस्पायरेशन आना शुरू हुई? क्या चीज़ें आपने देखी, आपने सोचा मैं इसमें जाना चाहती हूँ? मैं आपको अगर सच बताऊँ, इर्द गिर्द से तो मुझे कोई इंस्पिरेशन नहीं मिली। ये वैसे बड़ी नहीं, मतलब मैं समझती हूँ कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप पढ़ते हैं, औरत का हक जो है दीन में जिस तरह से औरत को ब्रीफ किया गया है, चाहे आप वुमेन राइट्स की बात करें, इस्लाम इज़ द फर्स्ट एवर रिलीजन जो औरत को उसका हक देता है। उसमें पैदा होने वाली बच्ची जब पैदा ही होती है तो वो जो है वो बड़ी इंडिपेंडेंट होती है। अगर आप देखें, उसका वालिद जो है उनके ऊपर हिस्सा, भाइयों के साथ शौहर, फिर बेटा, और फिर उसके बाद उसकी मर्ज़ी। सो देयर आर सेवरल थिंग्स। मैं समझती हूँ कि आप तो खुद मुझसे ज़्यादा समझदार हैं और सीनियर, और बाकी भी जो सुनने देखने वाले हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन आप देखिए कि इट्स जस्ट वन स्टेप फॉरवर्ड विच आई हैव टुक। और मैं समझती हूँ कि आप जब दीन को पढ़ते हैं समझ के साथ, तो आपको इधर उधर कहीं पे भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारे सवालों के जवाब उसी में मिल जाते हैं। और यही खूबसूरती है कि और चीज़ों को आसान कर दिया गया, बार बार लिखा गया, माफ़ कर देने की तलकीन दी गई, सब्र करने की तलकीन दी गई। गो कि हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते बड़ी माजरत के साथ, और ये भी कि सफ़र इतना सब्र करने की तो आपकी हिस्स मैंने बहुत देखी है। मैंने बहुत देखा है कुछ लोगों के साथ जिनको आप देखना पसंद भी शायद करती हो, और उनसे बड़ा प्यार करती हैं, उनको भी बड़ा टाइम देती हैं। देखिए, उसमें शकील साहब मैं एक चीज़ ज़रूर कहती हूँ कि जो जैसा होता है वो ही दे सकता है, ठीक है। अगर आपको और मेरे पास जो मैं ये नहीं कह रही कि मैं अच्छी हुई, मैं कोई खुद की तारीफ़ नहीं करना चाहती। सिर्फ एक चीज़ जो मैं जानती हूँ अब इस स्टेज पे ज़िंदगी की, मैंने जो चीज़ सीखी है वो ये कि 2-3 चीज़ें बड़ी मेरी ज़िंदगी में क्लियर है। एक कि आप कोशिश करें कि आप जितना अच्छा कर सकते हैं करें, क्योंकि कारवा जो है वो बड़ी रियलिस्टिक चीज़ है, हम सबको पता है, वो वापस आता है, और अल्लाह के साथ अपना काम कर भला हो भले का भला। लेकिन ये है कि अगर जुल्म भी आप किसी पे करते हैं तो इतना ज़रूर सोच के करिएगा कि कल को जब आपकी बारी आए तो आप बर्दाश्त ज़रूर कर सकें। अच्छा, एक चीज़ ये तो आपने बड़ी, अब तो क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा गहरी बात कर दी। अच्छा, जो अभी मेरा सवाल शायद मैं भूल गया, मगर आपने एक बात की थी बड़ी खूबसूरत, कि मैंने पूछा जब कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया, आपने कहा वुमेन राइट्स की बात की। हालांकि अभी देखा जाए जो ग्लोबल होता है, यहाँ जो कि बहुत सारे लिबरल हल्के भी हैं, वो इस्लाम को वुमेन राइट्स पे ही तो बुरा भला कहने की कोशिश करते हैं, और आप कहते हैं आपको इसी चीज़ ने इंस्पायर किया। देखिए, मैं सिर्फ यही चीज़ नहीं, मैंने आपको एक एलिमेंट बताया। अच्छा। दूसरी बात ये है कि अच्छे बुरे तो सभी जगह है, लेकिन कमज़ोरी किसकी है? कि अगर ग्लोबली पहचान नहीं हम करवा पा रहे तो कमज़ोरी किसकी है? हमारी अपनी है। आप बताएं, मैं तो फ़ख्र से बताती हूँ, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं, मैं लोगों के साथ बात भी करती हूँ। गो कि हर जगह बहस करना लाजिम नहीं, हर जगह बहस करके अपनी विजडम को आपको ज़ाया भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी बात वहाँ करें जहाँ पे उसकी अहमियत भी हो। बिल्कुल, सबसे खूबसूरत बात ये है कि आप देखें आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे उन्होंने कितनी मिथ और कितने टैबूज जो है उनको तोड़ा। उनकी जो आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेगम थी, हज़रत, बिल्कुल, आप देखिए उनमें कितना एज का डिफरेंस था, और बेवा थी, और और फिर वो इंडिपेंडेंट भी थी, वो बिजनेस भी करती थी। आज के दौर में अगर कोई कहता है कि नहीं तलाक याफ्ता या कोई बेवा है, तो सारे उसको सबसे पहले बड़ी और कितना
एज गैप था वो तो सारे कहते हैं ओहो ये क्या कर रहे हैं, लाइक इतनी ह्यूमिलेशन हम लोग करते हैं, लेकिन उसका ताल्लुक दीन से नहीं है, उसका ताल्लुक हमारी माजरत के साथ, घटिया सोच के साथ है, उन टैबूज के साथ है जो हमने अपने आप से जोड़े हैं। क्योंकि रब और रब के जो लोग हैं, क्योंकि जहाँ पर हम बात करते हैं आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की, तो मैं समझती हूँ कि वो उनकी जो ज़िंदगी है अगर हम उनसे ही कुछ सीख लें तो ज़िंदगी में वैसी चीज़ें बहुत बाकी भी एक आसान और चीज़ होती हैं। देखें, जितनी भी औलाद है उनकी पहली बेगम से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलाद है पहली बेगम से है, ये अल्लाह ताला ने हमें दिखाया है। फिर उन्होंने, और वो आपने सही बात की कि उन्होंने बहुत सी बात की, बल्कि दो तीन चीज़ें बड़ी खूबसूरत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औरतों के हकूक़ पे। एक चीज़ जो बात की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब ये बात करते हैं माँ का मकाम, आपने फरमाया अगर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो चुका हूँ, अल्लाह अकबर कह दूँ, मेरी माँ आवाज़ दे तो मैं उस वक़्त पलट जाऊँ। फिर दूसरी जो इस्लाम में बड़ी खूबसूरत बात है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। चाहे आप दुनिया के वली बन जाएं, जो मर्जी बन जाएं, माँ खुश नहीं तो आप खुश, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। माँ बाप खुश नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। इससे ज़्यादा इज्जत क्या हो सकती है। अच्छा, और आपको क्या देखते हैं कि मज़हब में आपको जब चीज़ किया था, क्या चीज़ें आपको बहुत सारी। और फिर देखिए जो एक बिलखुसूस तौर पर हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पर कह दिया जाता है कि भाई बेटी हो गई, बेटा नहीं हुआ। आप देखें कि आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमने देखा कि वो अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करते थे और क्या एहतराम जो है। तो मैं समझती हूँ औरत का एहतराम जिस तरह खूबसूरती के साथ कुरान पाक में मरकूम है, और हमने आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी जो सुन्नत है, जो तरीक़ाकार है, हमने उसमें देखा है, उससे बड़ी तो और कोई मिसाल नहीं। इसके अलावा अगर हम कानून को देखते हैं, अमानतों को देखते हैं, हर विरासत देखते हैं, जो विरासत का एलिमेंट है, आप आज भी देखें बड़ी से बड़ी जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं, अगर हम कनाडा में भी देखें तो वहाँ पर भी आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है उनको फॉलो किया जाता है। सो अनफॉर्चुनेटली हम कहीं पीछे रह गए हैं और दूसरे लोग जो हैं वो एक्चुअल मायनों में उसको जो है वो आगे लेके चल रहे हैं। और मैं शकील साहब आपको बताऊं, ये सफ़र मेरे लिए इतना आसान नहीं रहा। तो ये आना था मेरा सवाल अभी आपसे। okay. अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे थे औरत किरदार पे, यानी कि औरत के हकूक़ पे जो हम बात कर रहे हैं, मुझे याद पड़ता है कि जब एक जंग के बाद को कैदी आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह बोली बहन थी तशीमा, वो आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर अतार के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर, उनका कमली, उनका जो है कंसेप्ट है वो तो एक आप सोच भी जाते, वो नीचे बिछा दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतना एहतराम करते थे मुँह बोली बहन का भी। वो फरमाते जब बहनों के घर जाओ तो कुछ लेके जाओ। तो बहुत एक यानी कि वाज़ेह जिसको हम अनफॉर्चुनेटली हम बयान नहीं कर सकते, करते हम सिर्फ 3-4 रखे हुए हैं कि 4 शादियाँ और ये तो वो नकाब और ये वो, अपनी बात नहीं करते मर्द कि अल्लाह ने आपको भी नज़र झुकाने का हुक्म दिया है, उन्होंने अपना जवाब देना है, आपने अपना जवाब देना है। अच्छा, अब जब आप कन्वर्ट हुए इस्लाम में, आपने इस्लाम को एज ए दीन, अपना मज़हब इसको सिलेक्ट किया, तो अब मुझे याद पड़ता है कुछ आपके साथ आपको मुश्किलात भी पेश आई थी। कुछ नहीं, हाँ आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि अब इतनी मुश्किलें पड़ी कि अब आसान हो गई। अब शायद मुझे मुश्किलें वो डिफरेंट तरीके की मुश्किलात थी। हाँ, बहुत सारी मुश्किलात, ज़ाहिर है आपका फैमिली से आपका बिल्कुल कट ऑफ हो जाना, बहुत सारी चीज़ें जो सी हैं वो आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाती हैं। हर एक इंसान आपको एक सवालिया नज़रों से देखता है, और फिर सबसे बड़ा सवाल कि कोई ना कोई वजह तो ख़ास रही हो, हर बंदा ढूंढता है कुछ है ज़रूर, कुछ है कोई ना कोई। फिर उसके बाद मुझे खुद पता नहीं चलता था, बड़ा ऑन अ लाइटर नोट कि पता चलता था कि अच्छा वो मुझे मुबारकबाद मिल रही होती थी, अच्छा तो आपकी शादी हो गई, ये हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, ये भी हो गया था। आपको याद ही होगा कि आप बल्कि 1-2 दफ़ा हम इकट्ठे भी हुए और इस बात पे हंसे भी कि ये एक बड़ा जालिमाना या अजीब सा रवैया जो है वो हम देखते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से ज़्यादा बुरे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा नहीं, सॉरी मैं एक बात भूल जाऊँगा, हालांकि अगर मैं कर भी लेती तो वैसे कोई मसला तो नहीं है, कि तो मेरा मुझे आइन और शरीयत दोनों हक देते हैं, लेकिन नहीं, मैं आपसे एक बात काट के एक बात पूछना चाहता हूँ, ये बहुत अहम नुक्ता है जी, कि जब आप कन्वर्ट होते हैं तो आपको सर्टिफिकेट लेना होता है। वो जो प्रोसेस है अगर आप वो थोड़ा समझा दें ना, क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए शायद इतना लगता होगा कि शायद पाकिस्तान में ऐसा कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं है। आप एक MNA होने के नाते, एक वेल नोन पर्सनैलिटी होने के नाते, जब कोऑर्डिनेटर भी थे, आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई एक सर्टिफिकेट लेने के लिए? आप वैसे ये वाले सवाल ना ही करते तो बेहतर था। नहीं, ये बड़े अहम है, क्योंकि जो लोग करते हैं हमें ये जानना चाहिए। इट वॉज नॉट एन ईजी थिंग, मुझे काफ़ी अगर आप पूरा जवाब नहीं देना चाहती तो ना दें। नहीं, मैं ज़रूर
मैं उतनी तफसील में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन इन शॉर्ट मैं अगर आपको बताती चलूं कि मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगी जिनके साथ बात हुई, क्योंकि मैं तो ये प्रोसेस तो मेरा हो चुका था। वो सर्टिफिकेट जो कागज़ का एक टुकड़ा जो बहुत ज़रूरी था वो लेना था, और उसके लिए जो फतवा चाहिए था, तो उसके लिए जब किसी से बात हुई तो जो हज़रत थे उन्होंने फरमाया कि आपका इसमें कोई सियासी फ़ायदा है या माशी फ़ायदा है। तो मैंने उनसे कहा कि जी सियासी फ़ायदा मुझे इसमें क्या होगा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हूँ और मुझे इसमें ना तो कोई सियासी है, नहीं, उस टाइम ऑपोजिशन का टाइम था। लेकिन जो भी हो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन बड़ा वो तकलीफ से मरहला था। फिर उसके बाद किसी और से जब बात हुई तो दैट वाज लाइक टोटली अ वेरी पेनफुल सिनेरियो। और उसके बाद अच्छा, इस बात पे हम मजीद बात नहीं करें, और लोगों को बात समझ आ गई होगी, हम इस प्रोसेस पे बात करनी चाहिए। नहीं, लेकिन क्योंकि हम ये समझते हैं कि इसमें कुछ बात ऐसी ना हो कि जिस पे कोई आदमी फतवा ना लगा दे, तो इसको बात को छोड़ दें। अच्छा, अब आप जब इस रिलीजन में कन्वर्ट हुई, आपने इसको देखा, आपने इसको फैमिली सेटअप भी देखा, आप कहती हैं आपके मगर पुरानी फैमिली से चीज़ें ख़त्म हुई। मसलन मुझे याद है कि एक दिन आपकी बेटी कह रही थी, जो कि अभी भी क्रिश्चियनिटी में है, कि आपका जनाजा कैसे पढ़ाएंगे, तो हमें तो आइडिया ही नहीं है। सो ये चीज़ें कैसे देखते हैं आप, इसको कैसे कॉप किया जा सकता है? देखिए, जैसे आपने पहले वाले सवाल से थोड़ा सा जुड़ी हुई एक बात कहूँगी कि जहाँ पर कुछ चीज़ें नेगेटिव होती हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ जब आप किसी भी राह पर चलते हैं तो अगर वो सही है तो उस पर आपको मुश्किलात आती हैं, आपके रास्ते भी रोके जाते हैं, आपको तकलीफ़ें भी दी जाती हैं। लोगों ने तो बड़े बड़े जो है नबी, उनको नहीं छोड़ा, तो मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो खाक भी नहीं हूँ, मैं तो रेत का ज़र्रा भी नहीं हूँ, मेरी इतनी औकात भी नहीं है। लेकिन ये कि मुझे बहुत वहाँ पर आप जैसे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया। मैं यहाँ पर ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी जो मेरे वालिद हैं, उन्होंने मुझे ओन किया है, रिटायर्ड मेजर जनरल रज़ा साहब। वो उन्होंने उस टाइम पे मेरे लिए बहुत, और वो तब रिटायर्ड थे ताकि कोई और ही किसी एलिमेंट में ना ले जाए, सो उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। आप लोगों ने बहुत, ये बताएं कि आपको अडॉप्ट किया उन्होंने? जी बिल्कुल, अडॉप्ट किया। और उस सारे, और मैं वो लोग ये ना समझना हो शुरू कि शायद मेजर जनरल रज़ा साहब भी कन्वर्ट हुए। नहीं, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया। मतलब पूरी मेरा वो जो जर्नी थी उसमें उन्होंने मुझे बहुत जो है सपोर्ट भी किया, हिफाजत भी की, मदद भी की, समझाया भी। सो काफ़ी चीज़ों में जो है। और उसके साथ साथ जैसे आपने जो बात की जनाजे की, तो ये तो जाहिर है बच्चों के दिल में एक जो परेशानी या एक एलिमेंट जो है वो ज़रूर आता है। लेकिन वहीं पर मैं समझती हूँ कि ज़िंदा रहते हुए जो चीज़ें करनी है वो ज़्यादा ज़रूरी है। जब मर गए तो फिर मर गए, वो तो फिर कोई ना कोई तो दफना ही देता है। लेकिन आई स्टिल हैव सो मैनी गुड पीपल अराउंड, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बहुत अच्छे दोस्त और ऐसे जो मेरी अब एक फ़ैमिली है, मैं उस पर फ़ख्र महसूस करती हूँ। और अभी मैं आपके साथ आई रियली लाइक टू शेयर कि अभी जैसे मैं मुस्लिम वर्ल्ड लीग का हिस्सा बनी हूँ, और हिज एक्सीलेंसी मोहम्मद अब्दुल बिन करीम ईसा जो है, ही ओन्स मी एज अ यंगर सिस्टर। तो मतलब इससे बड़ी और क्या बात होगी आपको कि आपको रब जो है वो इतना नवाजे, और आप एक छोटी फैमिली से एक बहुत बड़ी फैमिली जो है वो चल जाए। और सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि इंसानी रिश्तों से कहीं बढ़कर ये ज़रूरी है कि आपका रब जो है वो आपके साथ हो। सो रब राज़ी हो जाए, दुनिया हो ना हो, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बातें तो बहुत हैं, कल हो, बातें तो बहुत हैं जिस पर दिल करता है आपसे और भी बात गुफ्तगू करें, मगर हमारे प्रोग्राम का जो टाइम ख़त्म हो रहा है। मैं अब एक चीज़ और भी आपको मतलब अच्छी की है, देखी है, जो मैंने अभी देखी है, आप कन्वर्ट हुई हैं, आपने अपने बच्चों को फोर्स नहीं किया, वो अपने ही यानी कि जिस चीज़ पे हैं उसी पे कायम है, मगर आपकी उनके साथ मोहब्बत शिकायत उससे भी बढ़ गई है। ये एक बड़ा अहम सबक है हमारे माशरे के लिए कि अगर आप करते हैं तो दूसरों को फोर्स ना करें। किसी ने आना है तो अपनी मर्ज़ी से आए, नहीं आना तो अपनी मर्ज़ी से ना आए। अच्छा मैम, जब हम बात कर रहे थे कि आपके अपने बच्चों को, आपके ज़ाहिरी बात फैमिली की बात करते हैं, तो बच्चे बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि आपकी जो बच्चों के लिए मोहब्बत है जो बड़ी ख़तरनाक होती है। जब हम कुरान में भी देखते हैं तो अल्लाह ताला बार बार फरमाता है बच्चों से मोहब्बत रहा तरीके से करनी है। तो आपके बच्चों का क्या रिएक्शन था? ज़ाहिर है बच्चों के लिए शुरू में तो बहुत मुश्किल था, और एज बीइंग अ सिंगल मदर भी, और वैसे भी हर लिहाज से उनके लिए बहुत मुश्किल था। ये एक और एक्सपेक्ट है आपकी लाइफ का कि आपने सिंगल मदर होते हुए आपने सारा कुछ ये किया है, तो उसमें परेशानी जो थी वो भी थी उनके लिए। लेकिन अल्लाह का एक बहुत बड़ा एहसान
ये हुआ कि दुनिया ने बाहर मुझे क्या चैलेंजेस दिए उनकी मुझे परवाह नहीं थी। मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र अपनी बेटियों की थी, बच्चों की थी। बेटा जो है वो तो मेरे पास नहीं था। बेटियां जो हैं शुरू में उन्होंने थोड़ा रिजेंटमेंट दी, बल्कि काफ़ी दी, और उसके बाद फिर जब उन्होंने समझने की कोशिश की, समझी, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इट्स योर लाइफ, आपको जैसे सही लगता है, आप में जिसमें आपका सुकून और आपकी खुशी इसका है, मतलब है आपने बच्चों की तरबियत अच्छी की हुई है। ये तो मैं नहीं कह सकती। नहीं, जो तो, आपको उनका जवाब है इससे तो यही लगता है। उसके बाद एक और चीज़ जो बड़ी खूबसूरत मैं आपको बताती चलूँ वो ये थी कि मेरी बेटियों ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे बहुत सपोर्ट किया मेंटली, इमोशनली, और जिस तरह उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और इनफैक्ट मेरे जो दामाद हैं उन्होंने भी, बिकॉज माय एल्डर डॉटर इज़ मैरिड, सो उन्होंने भी मतलब दे ऑल, नानी भी है अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नानी भी। और इस दफ़ा की जो ईद है वो इसलिए बहुत खूबसूरत है मेरे लिए क्योंकि मेरी दोनों बेटियां और मेरी नवासी जो है इस दफ़ा मेरे साथ पहली दफ़ा हम लोग मिलके जो है वो ईद कर रहे हैं। सो मेरी बेटियां जो उनसी हैं वो मेरे साथ चट्टान और ढाल बन के खड़ी रही, और ना मैंने उनको कभी कहा कि आपको कन्वर्ट होना है क्या, बल्कि इनफैक्ट दे रियली रिस्पेक्ट मेरा दुआ करना, नमाज़ पढ़ना, मेरी इबादत करना। इनफैक्ट जब मैं एतकाफ़ पे जब बैठी हूँ तो जो मेरी म्यान में जो बेटी है शामीरा, उसने हमेशा उसमें भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। और अगर वो पाकिस्तान में मुझे भी किसी ने सवाल किया है कि आपको ईदी कहीं से मिलती है, तो मैं उनको या आपका कौन सा बच्चा है जो ईदी के लिए चिपकू है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं ज़ाहिर ईदें तो हम लोग अब पहले भी 4 मनाते थे, अब भी 4 मनाते हैं। पहले इसलिए कि पहले भी जो मेरा हल्का अहबाब था उसमें बहुत सारे लोग मेरे मिलने वाले जो हैं वो उनका ताल्लुक जो था उस तरह से था। तो अभी जो जब से मैं कन्वर्जन हुई तो मेरी ईदी जो है वो मेरी दोनों बेटियों की तरफ से आती है। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात है। अल्लाह मियाँ उनको और जज़ा दे। ये कहानियाँ तो सुनी थी कि बेटियाँ बाप के लिए बड़ा जो होती हैं सहारा होती हैं, उनसे प्यार करती हैं, पर हमने आज ये पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कम से कम मैं कि बेटियां माँ के लिए भी कितनी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत कितना उन्होंने आपकी ज़िंदगी में इमोशनल, फिजिकल, हर तरह से कितना रोल अच्छा प्ले किया। अल्लाह ताला सबको ऐसी बेटियों से नवाजे और उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो नाज़रीन, बातें तो बहुत सारी हैं कि जिस पे हम बात कर सकते हैं कि पॉलिटिक्स क्या थी, आपने कैसे शुरू किया। जब मज़ीद वो किस्से कहानियाँ होते हैं इंसान के कि जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं तो बड़े अप्स एंड डाउन भी चलते हैं। बातें बहुत सारी हम कर सकते थे, अभी और भी पहलू हैं, मतलब जिन्होंने सिंगल मदर होकर कैसे बच्चों को सारा सर्वाइव करवाया। और ये भी एक कहानी है लोगों के जानने के लिए, स्पेशली हमारी यंग वुमेन के लिए, कि अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप होता है तो आपने नीचे नहीं जाना, आपने ऊपर उठना है, और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए इनकी ज़िंदगी में, वो भी एक सबक है। वो हम फिर किसी प्रोग्राम में कभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मगर अभी के लिए हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जो अभी भी हमारे सेटअप में ये जान मौजूद है कि अगर आपके बैकग्राउंड कोई नहीं है तो आप ग्रो कर सकते हैं, और उसके लिए शर्त है कि आप मेहनत करें। और फिर ये भी है कि आपकी जर्नी सक्सेसफुल जर्नी हो सकती है अगर आप डेडिकेशन से चलते रहें, आप काम पे ध्यान दें, लोगों पे ध्यान ना दें। बहुत सी और बातें जिस पे भी बात हो जाती थी, मगर आज के लिए इतना ही। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।